सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 11वीं फिजिक्स अध्याय 8 ठोसों के आंतरिक गुण इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और चूंकि कल आपका हाफ ईयरली पेपर है तो हम आज इसको पूरा कवर भी करेंगे। बहुत छोटा सा अध्याय है, इसमें कुछ खास चीजें नहीं है, वो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, ज्यादा डेरिवेशन भी नहीं है कोई, है ना। तो हम इसको अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं आज। तो देखें, सबसे पहले ठोस तो आप जानते ही हो, है ना। वे पदार्थ जिनके आकार व आयतन निश्चित होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। हमें उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी अर्थात यांत्रिक गुणों के बारे में अध्ययन करना है। यहाँ पर पहले कुछ शब्दावली पर बात कर लें। जैसे एक शब्द है आपको विरूपक बल। विरूपक बल, ठीक है ना। वह क्या कहलाता है? विरूपक बल वह बाह्य बल जो किसी ठोस पर आरोपित करने से उसके आकार या आयतन में परिवर्तन ला देता है या लाने का प्रयास करता है, विरूपक बल कहलाता है। ठीक है, माने वह बल जो वह बाह्य बल कहना चाहिए, वह बाह्य बल जो किसी ठोस पर या किसी पदार्थ पर आरोपित करने से उसके आकार या आकृति में परिवर्तन ला देता है, या लाने का प्रयास करता है, विरूपक बल कहलाता है। विरूपक बल कहलाता है। तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या है बच्चों कि जो बल तो बल ही है, उसका यहाँ पर नाम विरूपक बल क्यों बोल दिया? जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित, गुरुत्व से कोई पिंडों के बीच आकर्षण से उत्पन्न हो रहा द्रव्यमान से, तो उसको नाम दे दिया अपन ने गुरुत्वाकर्षण बल। चुंबकों के बीच में लग रहा है चुंबकीय बल, आवेशों के बीच में लग रहा है विद्युत बल। इसी प्रकार जब कोई बल इस उद्देश्य को लेकर के आरोपित किया जाता है कि हमें आकार या आकृति में परिवर्तन लाना है, ना उसको विस्थापित करना है, ना उसमें गति देना है, ना कुछ करना है, बस आकार आकृति में परिवर्तन लाना है, तो इस कारण के लिए आरोपित बल को अपन क्या बोलते हैं? विरूपक बल। ठीक है ना, आप समझ गया हो गया विरूपक बल क्या कहलाता है। अब आता है विकृति। यहाँ पे एक और शब्द आएगा हमारे लिए, विकृति। विकृति को बोलेंगे विरूपण, या कहना चाहिए कि विरूपित होना वस्तु का। ठीक है ना। तो जब किसी वस्तु पर आकार बदल जाता है ना, अपन कहेंगे जब किसी वस्तु का आकार या आकृति कहना चाहिए बदल जाती है। किस कारण से बदल जाती है? विरूपक बल के कारण से बदल जाती है, तो इसे विकृति या विरूपण कहते हैं। तो इसे विकृति या क्या कहते हैं? विरूपण कहते हैं। ठीक है ना। तो आप इसको भी जान गए, ये शब्दावली भी जान गए कि विकृति क्या है। तो अब उसमें कोई परिवर्तन आ जाता है तो पर अपन क्या कहते हैं उसको कि वस्तु क्या हो गई है? विकृत हो गई है। ठीक है ना। तो ये तो छोटी सी शब्दावली थी जो हमारे लिए बार बार इस चैप्टर में अब आएगी। ठीक है ना। अब अपन मेन आते हैं, वो प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्यास्थता को कवर करना हमारे लिए, है ना। प्रत्यास्थता क्या कहलाती है? ये आपको बार बार ये चीज आपको आएगी, क्योंकि अध्याय का जो मेन चीज है वो हमें प्रत्यास्थता के गुणधर्म के बारे में ही अध्ययन करना है। ठीक है ना। तो प्रत्यास्थता क्या कहलाती है? जब किसी वस्तु का गुण जिस कारण उस पर, जैसे लिखते हैं, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विरूपक बल का
विरोध करती है, विरोध करती है तथा बल हटाने पर, तथा बल हटाने पर पुनः अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेती है, पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेती है, प्रत्यास्थता कहलाता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। तो ये हमारी बात प्रत्यास्थता की परिभाषा है, कितनी सरल है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य विरूपक बल का विरोध करती है तथा विरूपक बल हटाने पर, बाह्य बल हटाने पर पुनः अपनी पूर्वावस्था प्राप्त कर लेती है, प्रत्यास्थता कहलाता है। तथा इस प्रकार की वस्तुएं, तथा इस प्रकार की वस्तुएं प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। इस प्रकार की वस्तुएं प्रत्यास्थ प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं, वस्तुएं कहलाती है। ठीक है ना, याद। तो ये कौन सी वस्तुएं कहलाती है हमारी? प्रत्यास्थ वस्तुएं। कौन सी? जिनमें प्रत्यास्थता का गुणधर्म पाया जाता है, अर्थात वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने जाने से विकृत हो जाती हैं, वो विरूपक बल हटाने पर पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेती हैं, तो वो प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास प्रत्यास्थ आ गया, किसी वस्तु का होगा जिसके कारण वह बाह्य विरूपक बल का विरोध करते हैं। ठीक है, और विरूपक बल हटाने पर अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रकार की वस्तुएं प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। अब क्या होता है इसमें कि कोई भी वस्तु पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं होती, पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं होती कोई भी वस्तु। मतलब आप जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो विकृत हो जाती है, लेकिन जब बल हटाते हैं तो अपनी पूर्णतः मतलब 100% अपनी पूर्वावस्था प्राप्त नहीं करती है, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन आ जाता है। उसमें जो परिवर्तन आ जाता है उसी को बोलते हैं विकृति, उसमें कुछ ना कुछ विरूपण आ जाता है। लेकिन प्रायोगिक कार्यों के लिए क्वाड है, क्वाड जो होता है, क्वाड इसको पूर्ण प्रत्यास्थ माना जाता है, नाम याद रखना है। ठीक है ना, क्वाड जो है इसको कैसी वस्तु माना जाता है? वस्तु पूर्णतः प्रत्यास्थ माना जाता है। ये माना जाता है कि क्वार्ट्ज जो है वह उसमें कोई विकृति नहीं रह जाती है विरूपक बल हटाने का, तो इसका नाम याद रखना है सबको, है ना, प्रत्यास्थ। तो प्रत्यास्थ था, आप समझ गए। ठीक है ना, विरूपक बल समझ गए, प्रत्यास्थ वस्तुएं समझ गए। अब अपने पास दूसरी इसकी आती है प्लास्टिक वस्तुएं। प्लास्टिक है, उन्हीं को बोलते हैं अपन सुघट्टे। सुघट्टता, पहले सुघट्टता के बारे में पढ़े, ये सुघट्ट वस्तुएं कहलाते हैं। ठीक है ना, सुघट्ट, सुघट्टता क्या कहलाता है? वह गुण जिस कारण से किसी वस्तु पर जब विरूपक बल आरोपित किया जाए तो वो विकृत हो जाती हैं और विरूपक बल हटाने पर पूर्व अवस्था में नहीं लौटती, वह गुण सुघट्टता कहलाते हैं। ऐसी वस्तुएं सुघट्ट वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है ना, अब लिखेंगे किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिस कारण विरूपक बल लगाए जाने पर, विरूपक बल लगाए जाने पर वे विकृत हो जाती हैं, विकृत हो जाती हैं तथा बल हटाने पर वे पूर्व अवस्था में नहीं लौटती, पूर्व अवस्था में नहीं लौटती, सुघट्टता कहलाता है, सुघट्टता कहलाता है। तथा इस प्रकार की वस्तुओं को, तथा इस प्रकार की वस्तुओं को सुघट्टे या प्लास्टिक, सुघट्टे या प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, किया गया।
तो किसी वस्तु का है गुण जिस कारण विरूपक बल लगाए जाने पर वे विकृत हो जाती हैं या स्थायी विकृत हो जाती हैं, तथा बल हटाने पर वे पूर्वावस्था में नहीं लौटते हैं, सुघट्टता कहलाता है। तो ये गुण सुघट्टता हो गया, और इस प्रकार की वस्तुओं को सुघट्ट या प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल जैसे कि गीली मिट्टी हुआ, ठीक है ना, साबुन हुआ, होता है ना, साबुन होता है नहीं होता है, तो ये हो जाए। अच्छा, प्लास्टिक वस्तु, प्रत्यास्थ वस्तुओं में एग्जाम्पल जैसे कि रबड़ है, सभी धातुएं प्रत्यास्थ होती हैं, आपने पढ़ा है, तो सभी धातुएं लिख देना है ना, रबड़ लिख देना, क्वार्ट्ज मैंने बता दिया, तो वो कौन सी वस्तुएं हो गई? प्रत्यास्थ। और ये कौन सी हो गई? प्लास्टिक। तो कुछ एग्जाम्पल भी याद रखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, परीक्षा में सुघट्टता पूछ रहा है या सुघट्ट वस्तुएं पूछ रहा है, ठीक है ना, और या प्लास्टिक वस्तु भी इनको कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा इनका नाम ये याद रखना है कि क्या है। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपको बन जाता है, ठीक है ना, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बन जाता है इन दोनों में अंतर का, इन दोनों में आपको अंतर पूछा जाता है। तो आज हम सबसे पहले उसी को कवर कर रहे हैं ना, कौन सी? प्रत्यास्थ वस्तुएं, और कौन सी? दूसरी कौन सी? प्लास्टिक। प्लास्टिक वस्तुएं, इनमें हम अंतर को कवर कर रहे हैं ना, इनमें अंतर को, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया, लो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया इस चैप्टर से। क्या कौन सा प्रश्न आया इंपॉर्टेंट? प्रत्यास्थ और प्लास्टिक वस्तुओं में अंतर का, ठीक है ना। तो कुछ खास इसमें आपको अंतर मिलना चाहिए, मिलना नहीं है, केवल 2 या 3 अंतरों पर ही आपका ये काम पूरा हो जाएगा। इसमें कुछ खास ज्यादा अंतर आपको इसमें मिलने नहीं है, ठीक है। तो पहले नंबर पे आप परिभाषा लिख देना। क्या लिख दोगे परिभाषा? क्या लिख दोगे कि वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने से विकृत हो जाती हैं, वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने पर वे विकृत हो जाती हैं, तथा बल हटाने पर अपनी पूर्व अवस्था में लौट आती हैं, प्लास्टिक ये प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं, लो कहलाती परिभाषा यहाँ पर भी लिख दो। क्या? वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने से वे विकृत हो जाती हैं, तथा बल हटाने पर पूर्व अवस्था में नहीं लौटती, पूर्व अवस्था में नहीं लौटती, क्या कहलाती हैं? प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती हैं। प्लास्टिक वस्तुएं कहलाती है, ठीक है। पहले नंबर पे आपको क्या लिख देना है? परिभाषा लिख देना है। पहले नंबर पे आपको परिभाषा लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या होता है, इनमें जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है? अस्थायी। इनमें क्योंकि वापस लौटा है ना, तो देखिए इनमें होने वाला परिवर्तन कैसा होता है? अस्थायी होता है, ठीक है ना। और क्या इनमें होने वाला परिवर्तन कैसा होता है? इनमें होने वाला
परिवर्तन स्थायी होता है, स्थायी। ठीक है ना, मतलब ये तो वापस से नहीं लौटती है, तो परिवर्तन कैसा हो गया, स्थायी हो गया। नंबर 3 में आप उदाहरण लिख देना इसमें। उदाहरण उदाहरण क्या आ जाएगा, जैसे कि सोना हो गया, सभी धातु हैं, सोना हो गया, चांदी हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, रबर हो गया आदि। ऐसी कई वस्तुएं आपको यहाँ पर है जो मिल जाएंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास एग्जाम्पल, यहाँ पर उदाहरण क्या आ जाएंगे, जैसे कि मोम हो गया, मोम, गीली मिट्टी हो गई, गीली मिट्टी हो गई, साबुन हो गया। ठीक है ना, प्लास्टिसिन हो गया। ठीक है ना, प्लास्टिसिन एक पदार्थ आता है हमारे पास आदि। तो ये हमारे पास ये हमारे कौन से एग्जाम्पल हो गए, प्लास्टिक वस्तुओं के। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आपसे परीक्षा में आएगा तो बन भी जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने ये प्लास्टिक और प्रत्यास्थ वस्तुओं को कवर किया अभी। ठीक है, अब अपने पास आता है इसके बाद प्रत्यास्थता की सीमा। प्रत्यास्थता की सीमा, सीमा क्या कहलाती है। ठीक है ना, प्रत्यास्थता की सीमा। तो बाह्य परिपक्व बल का अधिकतम मान, जहां तक वस्तु में प्रत्यास्थता गुणधर्म बना रहता है और उसे अधिक बल लगाने पर प्रत्यास्थता का गुणधर्म समाप्त हो जाता है। क्या होता है, जब आप किसी वस्तु को खींचते हैं, जैसे तार है कोई मेटल का, उसको आपने खींचा तो एक निश्चित बल तक तो वो क्या होता है, आप जब उसको हटाएंगे, एक निश्चित बल की मात्रा लगाने पर उसको हटाएंगे तो पूर्व अवस्था में धीरे धीरे लौट आता है। लेकिन अगर आप उसको बहुत ही ज्यादा बल लगा दे तो फिर एकदम से वो फैल जाएगा और फिर वो बल हटाओगे तो वापस नहीं लौटेगा। इसका मतलब हुआ कि प्रत्यास्थता की सीमा, यानी कि प्रत्यास्थता का गुणधर्म जो है वो समाप्त हो गया। तो ऐसा नहीं है कि प्रत्यास्थता का गुणधर्म हमेशा बना रहता है, वो एक सीमा तक बना रहता है, उससे ज्यादा लगाने पर वो स्थायी रूप से आपका विकृत हो जाता है। ठीक है ना, तो अपन प्रत्यास्थता की सीमा को कैसे मापते हैं, तो अपन लिखते हैं बाह्य विरूपक बल का वह बाह्य विरूपक बल का वह कहना चाहिए कि न्यूनतम मान जिस पर वह अधिकतम मान जिसे आरोपित करने पर वस्तु में प्रत्यास्थता का गुणधर्म बना रहता है तथा उससे अधिक बल लगाने पर प्रत्यास्थता का गुणधर्म समाप्त हो जाता है, अर्थात वस्तु में स्थायी विकृति उत्पन्न हो जाती है, ऐसे भी कह सकते हैं। अर्थात वस्तु में स्थायी विकृति उत्पन्न हो जाती है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाता है। प्रत्यास्थता की सीमा कहलाता है। ठीक है ना, तो बाह्य विरूपक बल का वह अधिकतम मान, एक विशेष मान होता है जिसको आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आप लगाओगे तो वस्तुओं में प्रत्यास्थता का गुणधर्म क्या होगा,
समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस अधिकतम मान को ये कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा, ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो विरूपक बल का अधिकतम मान जिसे आप वस्तु पर लगाते हैं, तो वस्तु जो है अधिकतम मान जिससे अधिक बल आप लगाते हैं तो वस्तु जो है स्थायी विकृति उत्पन्न हो जाती है, ठीक। बाह्य विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिसे आरोपित करने पर वस्तु में प्रत्यास्थता का गुणधर्म बना रहता है तथा उससे अधिक बल लगाने पर प्रत्यास्थता गुणधर्म क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हुआ है 50 न्यूटन का फोर्स सह सकती है, लेकिन आप जैसे 50 से ज्यादा करेंगे पता चला कि अब उसमें जो विकृति है वो स्थायी हो गई है, वो वापिस ही नहीं आ रही है। तो उस मान को अपन कहते हैं उसकी प्रत्यास्थता की सीमा। तो प्रत्यास्थता की सीमा क्या है, इस प्रकार का फोर्स है, फोर्स की वैल्यू है जिसको है क्या कर सकती है, सह सकती है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे प्रत्यास्थता की सीमा, बहुत छोटी छोटी परिभाषा इस चैप्टर में आपको मिलने वाली हैं और उन्हीं से चैप्टर आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपने पास आ जाता है इसके बाद प्रत्यास्थता की सीमा के बाद अब पढ़ना है अपन को प्रतिबल के बारे में, ठीक है ना। प्रतिबल तो एनसीईआरटी में आपको इसके बाद हाँ प्रतिबल के बारे में दिया हुआ है। प्रतिबल के बाद अपन को आता है विकृति के बारे में, ठीक है। तो अपन अब प्रतिबल के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिबल क्या होता है। प्रतिबल तो अपन को प्रतिबल के बारे में अब पढ़ना है, ठीक है ना। तो प्रतिबल के पहले अपन को क्या होगा, एक बल आएगा जिसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल थोड़ा सा इसको जान लें अपन, प्रत्यानयन बल। और प्रत्यानयन बल के बाद आएगा अपने पास क्या, प्रतिबल। जैसे मान लीजिए कोई ठोस है, कोई पदार्थ है, इस पर हमने बाहर से कोई बल लगाया, जान ना आपने, बाहर से हमने उसको कोई बल लगाया, तो इसके जो अणु होते हैं ना, अणु इसमें कुछ विकृति आएगी, विकृति आएगी ना। और जैसे जैसे आपने इस पर कोई बल लगाया तो इसके इसमें मान लीजिए हम इसको दबा रहे हैं, मान लीजिए, तो इस पर क्या होगी, विकृति आएगी। हम खींच भी सकते हैं, दबा भी सकते हैं, इस पर के हिसाब से भी लगा सकते हैं, अच्छा करने के लिए कैसा भी लगा सकते हैं। लेकिन अभी ये कल्पना के लिए हमने इस पर बल लगाया, तो इसमें क्या होता है, जो अणु है ना इसके अणु पास पास आने लगते हैं, ठीक है ना, इसमें विकृति आएगी, अणु इसके कंप्रेस्ड होंगे, पास पास आएंगे। तो जब हम किसी वस्तु पर बाहर बल लगाते हैं तो उसमें मान लीजिए एक विकृति उत्पन्न हो जाती है, इस विकृति से उसके अंदर एक आंतरिक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, आंतरिक प्रतिक्रिया। वस्तु में एक आंतरिक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है। जब किसी वस्तु पर हम बाह्य बल यानी कि विरूपक बल लगाते हैं तो उसके अंदर एक आंतरिक प्रतिक्रिया हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। यह क्या करती है, उस वस्तु बाह्य बल का विरोध करती है और उसको पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास करती है, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अंदर से एक और बल एक्ट हो गया, वह क्या कर रहा है, बाह्य बल का विरोध कर रहा है, अंदर से एक और बल एक्ट हो गया। वो तो वैसे भी हम पढ़ा है न्यूटन के नियम में, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो जैसे हमने बाह्य विरूपक बल लगाया तो इसके अंदर एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाता है जो वस्तु को पूर्व अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है, वस्तु क्या करता है, पूर्व अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। इस आंतरिक प्रतिक्रिया बल को ही बोलते हैं प्रत्यानयन बल, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल। फिर से सुन लीजिए, जब किसी वस्तु पर हम बाह्य विरूपक बल लगाते हैं तो उसके अंदर एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाता है जो उस वस्तु को पूर्वावस्था में लाने का या बनाए रखने का प्रयास करता है। इस आंतरिक प्रतिक्रिया बल को ही क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल। इस आंतरिक प्रतिक्रिया बल को क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो प्रत्यानयन बल होता है बाह्य बल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो अब अपन आते हैं प्रतिबल पर, ठीक है। तो प्रतिबल क्या है, तो प्रतिबल क्या कहलाता है, हमारा वस्तु के एकांक अणु पर क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल प्रतिबल कहलाता है। वस्तु के एकांक वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल प्रतिबल कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है, ठीक है ना। क्या बना परिभाषा, वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर
लगने वाला प्रत्यानयन बल। ध्यान रखना बच्चों, कौन सा बल? प्रत्यानयन बल। ठीक है ना। प्रत्यानयन बल कौन सा कहलाता है, अभी बताया मैंने, प्रतिबल कहलाता है। अर्थात प्रतिबल का अगर मैं सूत्र लिख दूं आपको, अर्थात प्रतिबल बराबर होता है, प्रतिबल बराबर होता है प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। क्यों, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, इसको अगर मैं F नाम दे दूं, इसको A दे दूं, तो प्रतिबल का सूत्र हो जाएगा प्रतिबल बराबर F बटे A। प्रतिबल बराबर, प्राय इसको P, इसको भी लिख देते हैं, तो प्रतिबल बराबर क्या हो गया हमारा? P बटा A हो गया। ठीक है ना। प्रतिबल बराबर, तो प्रतिबल बराबर होता है प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि F बटा A। तो A क्षेत्रफल पर मान लो F बल लग रहा है, तो एकांक क्षेत्रफल पर F बटे। अब ये जो प्रत्यानयन बल है, ध्यान रखना, ये बाह्य विरूपक बल के बराबर होता है। ठीक है, तो उसी से अपन मेजर कर लेते हैं, बाहर वाले से। अभी हमारे पास इसका मात्रक होता है न्यूटन, इसका होता है मीटर स्क्वायर। इसका ऐसा ही मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका ऐसा ही मात्रक होता है। ध्यान रखना, प्रतिबल, प्रतिबल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल प्रतिबल कहलाता है। परिभाषा है, प्रतिबल का बराबर होता है प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल या F बटा A, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका ऐसा ही मात्रक होता है। विमीय सूत्र लिख लेते हैं। बल का विमीय सूत्र होता है mL/T⁻², बल का, और ए का क्या होता है? L स्क्वायर होता है। तो मिला करके हो गया हमारे पास mL⁻²। भाई यहाँ पर एक की घात है, यहाँ पर दो की है, ऊपर आएगी, एक में से दो घटेगा तो माइनस का एक बचेगा, और T⁻², ये इसका विमीय सूत्र है, ध्यान रखना है। तो प्रतिबल का विमीय सूत्र क्या होता है बताइए? प्रतिबल का विमीय सूत्र होता है mL⁻², T⁻²। ठीक है ना, ये प्रतिबल का विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, और प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या अगर मैं सीरियस, ऐसा ही मात्रक है, सीरियस मात्रक बल का डायन होता है, और इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर वो सीरियस मात्रक हो जाएगा, डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हमारे पास प्रतिबल हो गया। अब प्रतिबल के हमारे पास आते हैं प्रकार। ठीक है, अब हमें पढ़ना है क्या? प्रतिबल के प्रकार। तो प्रतिबल 3 प्रकार का होता है बच्चों। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं प्रतिबल के प्रकार। प्रतिबल के प्रकार, प्रतिबल कितने प्रकारों में हमारा आता है? तो प्रतिबल हमारा 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना, प्रतिबल के 3 प्रकार होते हैं। एक कहलाता है हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल एक हो गया। दूसरा हमारे पास आ जाएगा अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल, और तीसरा हमारे पास आ जाता है वो अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल। तो प्रतिबल के कितने प्रकार हैं वो हमारे पास? कितने प्रकार हैं प्रतिबल के? 3 प्रकार। आपको जब क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा प्रतिबल किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। तो प्रतिबल जो है 3 प्रकार का होता है। एक कैसा होता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। दूसरा कौन सा कहलाता है? अभिलंब प्रतिबल। और तीसरा कौन सा कहलाता है? हमारा अपरूपण प्रतिबल। ठीक है ना, अब एक एक को थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या कहलाता है? तो जब कोई, मतलब जब किसी वस्तु पर लंबाई के अनुदिश बल लगाया जाए, लंबाई के अनुदिश, जैसे मान लीजिए एक तार है, एक तार है, अब तार पर आप लंबाई के अनुदिश को खींच रहे हैं, इस टाइप से इसको खींच रहे हैं तार पर, तो तार पर कैसा बल लगा रहे हैं आप? लंबाई का अनुदिश लगाया है। ठीक है ना, लंबाई के अनुदिश लगा रहा बल है ना, आप तार को जो है माना दोनों तरफ से ऐसे पकड़ कर इसको खींच रहे इस टाइप से। तो जब किसी वस्तु पर जो बाह्य बल है वो लंबाई के अनुदिश लगाया जाता है, तब उसमें उत्पन्न प्रतिबल को कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। माने ठीक है ना, माने ये इस प्रतिबल में क्या होती है विशेषता? कि लंबाई में परिवर्तन लाता है, बस लंबाई में परिवर्तन लाता है। जब किसी वस्तु पर जो है उसकी, जब किसी तार पर कहना चाहिए, मतलब जो वस्तुएं हैं वो तार के आकार की एक होना चाहिए, जब उस पर लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश
प्रतिबल कोई बाह्य बल आरोपित किया जाता है, तब उसमें उत्पन्न प्रतिबल को अपन कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ठीक है ना। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल से क्या होता है, तार की लंबाई में परिवर्तन होता है, लंबाई में। ठीक। अब दूसरा हमारे पास आता है, जब बाह्य बल वस्तु के पृष्ठ के लंबवत लगाया जाता है, पृष्ठ के लंबवत लगाया जाता है ना। ये कैसे लगाया जाएगा, लंबाई के अनुदिश लगाया जाएगा, लंबाई के अनुदिश उत्पन्न होता है, लंबाई के अनुदिश। और ये कैसा होता है, पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत। आपको बता देते हैं लंबवत। लंबवत इसमें क्या होता है, देखें, जैसे ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये तार है, तार फर्स्ट टाइप से लगाया तो ये प्रतिबल। लेकिन मान लीजिए मैंने एक कोई बेलन टाइप के लिए, उस पर हम ऐसे लगा रहे हैं बल, ऐसे, तो पृष्ठ के कैसा लगा रहे हैं अपन, अभिलंबवत लगा रहे हैं, अभिलंबवत। तो जब बाह्य बल वस्तु के पृष्ठ के अभिलंबवत आरोपित किया जाता है, तब उसमें उत्पन्न प्रतिबल को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। ठीक है ना। जब बाह्य बल कैसा लगाया जाएगा, पृष्ठ के अभिलंबवत लगाया जाएगा, पृष्ठ के लंबवत, तब जो है उसमें उत्पन्न जो प्रतिबल होता है उसको अपन बोलते हैं अभिलंब प्रतिबल। ठीक है। इससे क्या होता है, अभिलंब प्रतिबल से, इससे लंबाई में परिवर्तन होता है, इससे लंबाई में परिवर्तन होता है, लंबाई में परिवर्तन के लिए लगाया जाता है। इससे आयतन में परिवर्तन होता है, आयतन में परिवर्तन। अगर आयतन में परिवर्तन ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने उसमें अभिलंब प्रतिबल लगाया होगा। ठीक है ना। अब आता अपना अपरूपा प्रतिबल। अपरूपा प्रतिबल तो जब अनुपात, मतलब जब किसी वस्तु पर, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक मान लीजिए कोई घनाभ है, इस पर मैंने स्पर्शिका अनुदेश फोर्स लगाया ऐसे। ठीक है ना, ऐसे ऐसे इस प्रकार से फोर्स लगाया कि इसका रूप बदल गया, लेकिन आयतन नहीं बदला, रूप बदल गया। मतलब इसका जो आकृति, उसमें परिवर्तन आ गया, लेकिन आयतन में परिवर्तन नहीं आया। तो इस प्रकार के प्रतिबल को अपन बोलते हैं अपरूपण प्रतिबल। तो ये प्रतिबल ये पृष्ठ के लंबवत लगाए जाते हैं और ये पृष्ठ के समांतर लगाए जाते हैं। पृष्ठ के कैसे लगाए जाते हैं, समांतर। मतलब जब स्पर्श रेखी होता है, अनुप्रस्थ काट के स्पर्श रेखी होता है ना, जब बाह्य पृष्ठ के लंबवत, ये कैसा होगा, पृष्ठ के स्पर्शी लगाया जाएगा, पृष्ठ के स्पर्शी। ठीक है ना। तो जब किसी वस्तु पर बाह्य बल अनुप्रस्थ काट के स्पर्शीय दिशा में लगाया जाता है, तब उस पर आरोपित प्रतिबल को, उसमें उत्पन्न प्रतिबल को अपरूपा प्रतिबल कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये आकार में परिवर्तन लाते हैं, आकृति में परिवर्तन लाते हैं, आकृति में परिवर्तन करते हैं, आयतन में नहीं। आकृति में परिवर्तन होगा, आयतन में नहीं होगा, आयतन में नहीं होगा। ठीक है ना। ये हमारे कौन से कहलाएंगे, अपरूपा प्रतिबल। तो प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल, अपरूपा प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल जब बाह्य बल लंबाई के अनुदिश आरोपित किया जाता है, तब उत्पन्न प्रतिबल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। ये प्रायः लंबाई परिवर्तन लाते हैं। अभिलंब प्रतिबल जब बाह्य बल पृष्ठ के अभिलंब आरोपित किया जाता है, तब उसमें उत्पन्न प्रतिबल को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। ये आयतन में परिवर्तन लाते हैं। अपरूपा प्रतिबल जब बाह्य बल अनुप्रस्थ काट के स्पर्शी आरोपित किया जाता है, स्पर्श रेखा की दिशा में आरोपित किया जाता है, तब उसमें उत्पन्न प्रतिबल को अपरूपा प्रतिबल कहते हैं। और ये आकृति में परिवर्तन लाते हैं, आयतन में नहीं लाते। तो ये 3 प्रकार के प्रतिबल होते हैं और तीनों की मात्रक सेम, मात्रा में परिवर्तन नहीं कर देना, मात्रक वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो उसमें कोई वो अंतर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। अब अपने पास आता है प्रतिबल की बात आती है विकृति। प्रतिबल के बाद हमें पढ़ना है विकृति के बारे में। विकृति क्या कहलाती है। अच्छा, एक और ध्यान रखना आप लोग, प्रतिबल को बोलते हैं स्ट्रेस और इसको बोलते हैं स्ट्रेन। प्रतिबल को क्या बोलते हैं, प्रतिबल को बोलते हैं स्ट्रेन, स्ट्रेस उसको बोलते हैं स्ट्रेन, है ना। इसका नाम भी ध्यान रखना है। तो जब हमने किसी वस्तु को विरूपक बल लगाया और उसमें परिवर्तन हो गया, ठीक है ना, तो एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को, है ना, तो यहाँ लिख देंगे विरूपक बल के कारण, विरूपक बल के कारण
वस्तु की एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। ये परिभाषा है, विकृति कहते हैं। ठीक है ना, क्या बनी? विरूपक बल के कारण वस्तु की एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। विमा का मतलब यहाँ पर क्या है? विमा का मतलब है वो यहाँ पर लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि आदि। ठीक है ना, चाहे लंबाई हो, चाहे क्षेत्रफल हो, चाहे आयतन हो, चाहे रूप हो कोई, तो उसमें जो उन सबको यहाँ पर शब्द क्या दिया है? विमा दिया है। तो विरूपक बल के कारण वस्तु के एकांक विमा में होने वाली परिवर्तन को विकृति कहते हैं। अर्थात विकृति को सूत्र रूप में लिखेंगे, विकृति बराबर विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा पहले क्या? ठीक है ना, ये इसका हमारे पास क्या बन गया? सूत्र। अच्छा, इसका कोई मात्रक नहीं होता है ना, मात्रक नहीं होता, तो मात्रक नहीं होता, ये ध्यान रखना, इसका कोई मात्रक नहीं होता। और ये विमाहीन राशि है, मात्रक नहीं होता विमा भी नहीं होगा, तो विमाहीन राशि है, तो ना तो इसका कोई मात्रक होता है, ना इसका कोई विमीय सूत्र होता है। ठीक है ना, आपसे कोई पूछे विकृति का विमीय सूत्र, तो हम बोलेंगे m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। अपन पढ़ चुके ना कि विमाहीन राशियों का विमीय सूत्र ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो ना तो विकृति की कोई विमा होती है, ना इसका कोई मात्रक होता है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास याद रखना है, विरूपक बल के कारण वस्तु की एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। ठीक, और विकृति क्या इस प्रकार से सूत्र हो जाएगा। अब विकृति के भी प्रकार होते हैं। ठीक है, विकृति के भी क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। तो विकृति के प्रकार क्या होंगे जान लेते हैं। विकृति के प्रकार, ठीक है ना, विकृति के प्रकार। तो बच्चों जैसे हमारे पास प्रतिबल था, प्रतिबल के कितने प्रकार थे? 3 प्रकार थे। इसी प्रकार से विकृति के भी 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति एक। नंबर 2 होता है आयतन विकृति, आयतन विकृति। और नंबर 3 हो जाएगी अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति। तो विकृति कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है ना, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति, और तीसरी हमारे पास कौन सी आ जाएगी? अपरूपण विकृति। तो एक एक को समझिए, अनुदैर्ध्य विकृति क्या कहलाती है। तो विरूपक बल के कारण एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। या अनुदैर्ध्य विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। ये कहलाती है हमारी कौन सी विकृति? कौन सी विकृति है हमारी? अनुदैर्ध्य विकृति है ना। या इसका सूत्र लिख देंगे, तो लंबाई में परिवर्तन मान लो डेल्टा एल है, और प्रारंभिक लंबाई मान लो एल है, डेल्टा एल बटे एल। तो अनुदैर्ध्य विकृति आपको परिभाषा यही लिख देनी है। विरूपक बल के कारण लंबाई में होने वाले परिवर्तन और उसकी प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। देखो यही परिभाषा मान लो आप, तो यही। आयतन विकृति, आयतन विकृति होती है आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन, अर्थात या डेल्टा V बटे V ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो आयतन विकृति, आयतन विकृति में क्या हो जाएगा? आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा आयतन विकृति। और अपरूपण विकृति जो है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई आयताकार, कोई घनाभाकार कोई ठोस है ना, मैं इसके पृष्ठ बना देता हूँ सामने का, मैंने इसे इस पर बल लगाया,
तो पता चला ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, इस टाइप से हो गया, ये इस टाइप से थोड़ा तिरछा हो गया, ठीक है ना। तो ये जो विस्थापन हुआ है, ये विस्थापन, इसको मैंने डेल्टा एक्स नाम दे देता हूँ, और ये जो कोण यहाँ पर बना है थीटा नाम दे, थीटा। मान लीजिए एक कोई ठोस है, उस पर हमने स्पर्शी की दिशा में प्रतिबल लगाया, तो उसकी जो समांतर भुजाएं हैं उनमें सापेक्ष विस्थापन है डेल्टा एक्स। ये समांतर भुजाएं आप सामने आमने सामने की, तो विस्थापन कितना हो गया डेल्टा एक्स, और ये इसका कोण है, इतने कोण से विस्थापन हो गया, ठीक है ना। तो ये जो अपरूपण विकृति की मेजरमेंट जो है अपन इसी थीटा के आधार पर करते हैं, टेन थीटा या टेन थीटा के आधार पर, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन जो सूत्र बनाते हैं, मतलब तो ये जो विपरीत पृष्ठ हैं, इनमें जो सापेक्ष विस्थापन हुआ है ये, और इनके बीच की जो दूरी थी जी, इसका अनुपात से नापा जाता है। तो अपरूपण विकृति कहलाती है थीटा। अपरूपण विकृति कहलाती है कि विपरीत समांतर पृष्ठों उत्पन्न विपरीत समांतर पृष्ठों में उत्पन्न विस्थापन बटे समांतर पृष्ठों के बीच की दूरी, समांतर पृष्ठों के बीच की दूरी, ये होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से कहलाती हमारी अपरूपण विकृति, ठीक है। तो अपरूपण विकृति, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं पहले इसकी स्थिति ये थी, बाद में इसकी स्थिति ये हो गई, तो विस्थापन डेल्टा एक्स हुआ और लंबाई मान लें के बीच की दूरी एल है। तो टेन थीटा, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की कल्पना कर लें, तो टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। तो इसका सूत्र भी अपन टेन थीटा के रूप में ले लेते हैं, तो टेन थीटा बराबर लंब यहाँ पर डेल्टा एक्स आ जाएगा, आधार यहाँ पर एल जो इसकी लंबाई है, तो ये हो जाएगा, है ना। और बहुत छोटे कोण के लिए टेन थीटा बराबर थीटा हो जाता है, तो एक्चुअली में हम इसको थीटा से ही मेजर करते हैं, कोण से। तो अपरूपण विकृति होती है विपरीत समांतर पृष्ठों के बीच उत्पन्न विस्थापन और समांतर पृष्ठों के बीच की दूरी के अनुपात को हम अपरूपण विकृति कहते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास तीन प्रकार की हो गई, अनुदैर्ध्य विकृति, लंबाई परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, आयतन विकृति, आयतन परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, अपरूपण विकृति, विपरीत समांतर पृष्ठों में उत्पन्न विस्थापन बटे समांतर पृष्ठों के बीच की दूरी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, ये जो ये वाली है, ये आपको प्रायः नेगेटिव मिलेगी, ऋणात्मक की वैल्यू अपन को पुस्तकों में दी रहती है। कारण क्या होता है कि हम उस पर जो बाहर से जो फोर्स लगाएंगे वो उसको प्रेशराइज करेंगे, दबाएंगे, बाहर से हम जो फोर्स लगाएंगे, क्योंकि वस्तु का आयतन बढ़ाने के लिए तो अंदर से प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, दाब, तब वो बढ़ेगा। लेकिन बाहर से हम जब भी बल लगाएंगे तो उसके आयतन में एक्चुअली में कमी आएगी, ठीक है ना। बाहर से हम बल लगाएंगे, आयतन में कमी आएगी, तो जब आयतन में कमी आती है तो नेगेटिव, आपको नेगेटिव मिल जाता है, ठीक है ना। तो प्राय इसका वैल्यू जो आपको मिलती है वो कैसी मिलती है, नेगेटिव मिलती है, ठीक है। तो ये अपने पास होगा विकृति के प्रकार। तो कितने प्रकार की होती है विकृति, तीन प्रकार की, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हमारे पास यही परिभाषा है, जो सूत्र आपको लिखे हुए हैं ये इनकी परिभाषा है। अब अपने पास आता है विकृति के प्रकार के बाद सर हुक का नियम। अब अपन को आता है हुक का नियम, हुक का नियम पढ़ना है अपन को, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, हुक का नियम, ठीक है ना, IMP, ये अपन को इंपॉर्टेंट है, हुक का नियम, ठीक है ना। तो हुक का नियम क्या कहता है कि हुक का नियम कहता है कि प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत जो प्रतिबल है वो विकृति के अनुक्रमानुपाती होती है, हुक का नियम। यानी कहता है कि प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत, ये अपन पढ़ चुके हैं, प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, ये होता है, ये है हुक का नियम। क्या कहता है हुक का नियम, हुक के नियम अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर हम इसको सूत्र रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति, ठीक है ना। ये
प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति। तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। और ये हमारे पास कब होता है नियम लागू, कब होता है, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत होता है, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे थे हुक के नियम को, तो इसमें हमारे पास आया था कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति की कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती। अर्थात प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति, या हम जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो बीच में आपको एक कांस्टेंट मिलता है, ठीक है ना, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं वो प्रत्यास्थता गुणांक। इसको आपकी बुक में के लिखा गया है, के इंटू विकृति, के लिखा है बुक में। तो के यहाँ पर जो है, यहाँ के एनसीईआरटी में के आया है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, नियतांक है जैसे प्रत्यास्थता, पदार्थ का, जिस पदार्थ पर नियम लगा रहे हो आप, जैसे पदार्थ का प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ये हमारे पास किसका ध्यान, ठीक है ना। तो ये किसका नियम है, वो हुक। तो हुक का नियम क्या बोलता है, हुक की प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। और प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति, जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा के अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जैसे पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अब हमें इसी को पढ़ना है। अच्छा, हुक का नियम को बहुत कम पदार्थ होते हैं जो हुक के नियम का पूर्णतः पालन करें। क्यों, क्योंकि बहुत कम पदार्थ ऐसे होते हैं जो मतलब पूर्णतः एक प्रकार से कहना चाहिए कि पूर्वावस्था में लौट आए, है ना। और ये प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत लगता है, लेकिन ध्यान रखना है ना। अच्छा, रबड़ हुक के नियम का पालन नहीं करती, ये आपको ध्यान रखना है। रबड़, रबड़ हुक के नियम का पालन नहीं करती, ये कथन याद करना है आपको। अच्छा, हुक के नियम का पालन क्यों करते हैं, उनके प्रतिबल विकृति के बीच में ग्राफ खींचोगे तो सरल रेखा मिलेगा, ऐसे इस टाइप से। तो समझ लो ये प्रतिबल और ये आपने विकृति के बीच में ग्राफ खींचा, यहाँ पर लिख देते हैं प्रतिबल, यहाँ पर लिख देते हैं विकृति। प्रतिबल और विकृति के बीच आप जो ग्राफ खींचा वो कैसा मिलेगा, सरल रेखा। लेकिन रबड़ के साथ क्या होता है, रबड़ के साथ ये हो जाता है कि मतलब उसमें क्या होता है कि अपने आप ही विकृति ज्यादा आ जाती है, प्रतिबल कम आता है, फिर आपने देखा होगा। तो इस प्रकार से और फिर इसके बाद वो टूट भी जाती है। तो रबड़ जो है हुक के नियम का पालन नहीं करती है, आपको ये बात ध्यान रखनी है बस, ठीक है ना। और ज्यादा कुछ इसमें काम करना नहीं है। अब अपने पास आ जाता है वो प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार, यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक क्या है और इसके प्रकार। प्रत्यास्थता गुणांक व इसके प्रकार। तो आपको क्वेश्चन आ गया, मान लो कि प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। क्या आ गया, प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। तो परिभाषा क्या होगी कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल व विकृति के अनुपात को, प्रतिबल व विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। किसका, पदार्थ का, है ना, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, ठीक है ना। अर्थात अब अगर आपको आ जाए तो अपन लिखेंगे प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है, प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। अब हमें पता है कि इसके 3 प्रकार होते हैं प्रतिबल के, तो इसके भी 3 प्रकार हो जाएंगे। तो इसके प्रकार, अच्छा, इसका मात्रक जो प्रतिबल का, विकृति का तो मात्रक होता नहीं है, तो जो प्रतिबल का मात्रक होगा वही प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होगा। तो इसका जो मात्रक है कोई प्रकार का हो, उसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये
और बीमीय सूत्र वही डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो प्रतिबल का था। तो बीमीय सूत्र क्या होगा प्रत्यास्थता गुणांक का, कोई भी हो उसका वही होगा ml⁻⁻1 t⁻², ठीक है ना। तो प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रत्यास्थता गुणांक का बीमीय सूत्र ml⁻⁻1 t⁻², और ये हमारे पास इसका सूत्र है, ठीक है ना। अब आता है इसके प्रकार। तो प्रकार में तीन प्रकार का होता है हमारा, तीन प्रकार का होता है प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है ना। तो पहले को बोलते हैं पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक। सबसे पहले वाला होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तीन प्रकार होते हैं इसके यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ऐसी को बोलते हैं यंग मापांक। यंग मापांक इसी के यंग मापांक भी बोलते हैं। दूसरा होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। और तीसरा हमारे पास आता है दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक। तो कितने प्रकार के होते हैं ये, तीन प्रकार के। प्रत्यास्थता गुणांक के कितने प्रकार होते हैं बच्चों, तीन प्रकार होते हैं। एक होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और तीसरा हमारे पास कौन सा होता है दृढ़ता गुणांक। तो इस प्रकार से प्रत्यास्थता गुणांक के तीन प्रकार हमारे पास निकल करके आते हैं, ठीक है ना। अब एक एक को पढ़ लेते हैं कि क्या है भैया आपका आयंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो वो ही है, अब यदि हम वहां पर अंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो आप इसको क्या लिखोगे, इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, परिभाषा आ जाएगी प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मापांक कहते हैं। क्या बनेगी परिभाषा, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किसी पदार्थ में की अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मापांक कहते हैं। अच्छा, इसको हम कैपिटल वाई से प्रदर्शित करते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल वाई से। मात्रक पूछे यही लिखना है, बीवी सूत्र पूछे यही लिखना है, ठीक है ना। अब अपने पास आता है आयतन का, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन, ठीक है ना। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा यहाँ पर अनुदैर्ध्य विकृति अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अब आप अभिलंब प्रतिबल ले लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल बटे, अब विकृति है तो दूसरी विकृति कौन सी थी हमारे पास, अनुदैर्ध्य विकृति, फिर आयतन विकृति। तो यहाँ पर आ जाएगा आयतन विकृति, ठीक है ना। तो इसको के से, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा परिभाषा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अविलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को उस पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत तो बोल रहा है सब में, क्योंकि प्रत्यास्थता गुणांक ही प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत डिफाइन है। तो अपन बोलेंगे प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को उस पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। मात्रक दे लिखा है, बीवी सूत्र दे लिखा है, ठीक है ना। अब अपने पास आता है क्या, अच्छा इसमें सूत्र भी आपको बनाना पड़े, जैसे ये होता है इसका एल बटे एल और या डेल्टा एल बटे एल कुछ भी, और इसका होगा कि इसका होगा हमारे पास एफ बटा ए और इसका होगा एल बटे एल, ठीक है ना। तो फाइनली हो जाएगा एफ एल बटे ए इंटू एल। ये सूत्र भी बन जाते हैं तुरंत ही, ठीक है ना भाई। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बल बटे क्षेत्रफल, अनुदैर्ध्य विकृति लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, इसका गुणा कर दो तो एफ एल बटे एल, ये सूत्र भी बन जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर डेल्टा भी बटे भी आएगा और इसका एफ बटे आ जाएगा। अब आता है दृढ़ता गुणांक। तो दृढ़ता गुणांक वही जो परिभाषा हमारे पास काय की बनी हुई है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की बनी हुई है, वही हमारे पास वैसी काय की बन जाएगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें अपन ले लेंगे दृढ़ता गुणांक, इसको अपन प्राय ईटा से प्रदर्शित करते हैं, ईटा।
तो अपरूपण प्रतिबल ऊपर लेना है, अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल, और नीचे लेना है अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति लो, ठीक है ना, ये बन गया। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? द्रव्यता किसे कहते हैं? प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को पदार्थ का द्रव्यता गुणांक कहते हैं। इसे ईटा से दर्शाते हैं, इसको ईटा पढ़ना है, ठीक है ना। तो प्रत्यास्थता गुणांक क्या है? इसके प्रकार, तो ये इसके डेफिनेशन है, मात्रा के विमी सूत्र, प्रकार, और प्रकार में ये परिभाषा लिखी है। इसी को आपको पहले शब्दों में लिख देना है, फिर इसका सूत्र बना देना है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक को y से, कैपिटल Y से, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को k से, और द्रव्यता गुणांक को n से। इस प्रकार से हमारे पास आते हैं प्रत्यास्थता गुणांक और उसके प्रकार, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इस चैप्टर में जो आपका एनसीईआरटी के हिसाब से है, एनसीईआरटी के हिसाब से तो आपका ये के नियम से लेकर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक से सब तमाम अब इतना ही है, और आपका ये चैप्टर खत्म है फिर, ठीक है ना, और इसमें कुछ है नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ और आपको एक आध दो छोटी छोटी चीजें बता दूं, एक आध दो छोटी छोटी चीजें बता दूं, ठीक है ना। तो अपने पास आ जाएगा, देखें, ये क्या रखना है, क्वेश्चन आता है कि स्टील व रबड़ में कौन अधिक प्रत्यास्थ होता है? स्टील व रबर में कौन अधिक प्रत्यास्थ होता है? कौन अधिक प्रत्यास्थ होता है? ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में बार बार पूछा जाता है आईएमपी में, तो आपको आंसर लिख देना है स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होती है, स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होती है, अधिक प्रत्यास्थ होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। स्टील रबर में कौन अधिक प्रत्यास्थ होता है? तो स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होती है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है? एक्चुअली में प्रत्यास्थता का मतलब है कि विरोध कितना करता है, विरूपक बल का विरोध। एक बात बताओ, जैसे हम विरूपक बल लगाएंगे, समान लंबाई के दो तार ले लें, एक स्टील का ले लें और एक रबर का ले लें, दोनों पर हम समान विरूपक बल लगाएं, तो किसकी लंबाई में ज्यादा परिवर्तन होगा? किसकी लंबाई में ज्यादा परिवर्तन होगा? ज्यादा परिवर्तन होगा रबर की लंबाई में। जिसमें परिवर्तन ज्यादा हो रहा है वो विरोध कम कर रहा है, ठीक है ना, विरूपक बल का विरोध कम कर रहा है। जो विरोध कम कर रहा है वो कम प्रत्यास्थ है, जो विरोध ज्यादा कर रहा है वो ज्यादा प्रत्यास्थ है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर ये प्रश्न आ जाता है कि स्टील और रबड़ में कौन अधिक प्रत्यास्थ है, तो आपको क्या बोल देना है कि स्टील रबड़ की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है। क्या बोलना है बच्चों? स्टील रबड़ की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक और ध्यान रखना है, प्रत्यास्थता का जो मापन किया जाता है, प्रत्यास्थता का वो किया जाता है यंग मापांक के आधार पर। अगर गणितीय व्याख्या देना हो तो, गणितीय व्याख्या देना हो हमारे लिए तो हम जानते हैं यंग मापांक का फार्मूला क्या होता है, वाई बराबर अभी बताया था एफ इंटू एफ बटा ए, मैं थोड़ा सा निकाल दूं, एल बटा एल। तो आपका सूत्र था एफ इंटू एल बटे ए इंटू एल, ठीक है ना, ये हमारे पास सूत्र था, ठीक है ना, यंग मापांक का। तो अगर मैं दोनों के समान लंबाई के तार ले लूं, समान लंबाई के तार, तो स्टील, मान लीजिए दो तार हैं जिन पर समान बल लगाने से, एक स्टील का और रबड़ का, दोनों की लंबाई कितनी है, कैपिटल है, वो दोनों पर समान बल लगाया जाता है, बस काट का क्षेत्रफल ही है, दोनों पर समान बल लगाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो मान लीजिए कि स्टील के रबड़ में एल एस, और स्टील के तार में और रबड़ के तार में एल आर वृद्धि होती है, तो स्टील के लिए क्या हो जाएगा, वाई एस बराबर एफ एल बटे ए इंटू एल एस, और रबड़ के लिए क्या हो जाएगा, वाई आर बराबर एफ इंटू एल बटे ए इंटू एल आर, ठीक है ना। ये समीकरण एक, ये समीकरण दो। अब यहाँ से या मैं यहाँ से अब एल एस का मान निकाल दूं, तो एल एस बराबर क्या आ जाएगा, एल एस बराबर आ जाएगा एफ इंटू एल बटे ए इंटू वाई एस, और यहाँ से एल आर बराबर क्या निकलेगा, एफ इंटू एल बटे ए इंटू वाई आर, नहीं आएगा। अब दोनों को भाग दे दो, समीकरण एक और ये समीकरण दो, अब दोनों को भाग दे दो तो अपने पास आ जाएगा एल आर बटे एल एस इक्वल टू, भाग दे दो तो यहाँ पर आ जाएगा एल आर, तो एफ इंटू एल बटे, या सीधा लिख देते हैं ए इंटू वाई आर, और इसको उल्टा कर दो
नीचे आ जाएगा एल एस की वैल्यू ये है तो ए इंटू वाई एस बटे एफ इंटू एल, एफ एल से एफ एल कट गया, ए से ही कट गया, तुम्हारे पास आ गया वाई एस बटे वाई आर। अब आप देखो कौन बड़ा होता है इन दोनों में, यहाँ पर देखो लंबाई में वृद्धि किसमें ज्यादा होगी, रबड़ में ज्यादा वृद्धि होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन इसके बाद कि चूंकि एल आर ग्रेटर देन एल एस, माने रबड़ की लंबाई में ज्यादा परिवर्तन होगा स्टील की तुलना में, इसलिए वाई एस ग्रेटर देन वाई आर, इसलिए स्टील अधिक प्रत्यास्थ कहलाएगा और रबड़ कम प्रत्यास्थ कहलाए। ठीक है, यहाँ पे गणितीय व्याख्या है उसकी। अगर आपको मैथमेटिकल आपको पूछा जाए तो आपको इस टाइप से इसको करना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि स्टील और रबड़ में कौन अधिक प्रत्यास्थ है, तो आंसर देना है आपके लिए स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ होती है। और कभी अपन इस पर क्योंकि परीक्षा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका ये चैप्टर लगभग आपका खत्म है, अब कभी और अपन इस पर बात करेंगे अगर तो प्रत्यास्थ के अनुप्रयोगों के बारे में आपको समझा देंगे, ठीक है ना। वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है और अगला हम एक और वीडियो बनाएंगे तो ये 8 हम अध्याय 9 को और कवर कर लेंगे, ठीक है ना। सभी को नमस्कार।